हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और अक्टूबर 2021 की विज्ञान प्रगति मैगज़ीन आप लोगों के सामने है। ये मार्केट में 30 रुपये की मिलती है, बट बहुत सारी जगहों पर नहीं भी मिलती है। तो मैं इसकी जो क्लीन पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि अक्टूबर के महीने की इन्होंने थीम क्या ली है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं। सीधे हम अपनी जो आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो ये आप देख रहे होगे कि ये सब जो हैं वो इसके अंदर बेसिकली जो आर्टिकल्स यहाँ पर हैं और जो एडिटोरियल यहाँ पर उठाया गया है वो ये है कि पोषक तत्वों के भंडार मोटे अनाज। तो बात यहाँ पर जो की जा रही है, इंग्लिश में हम इनको मिलेट्स कहते हैं, ठीक है। मिलेट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। मोटे अनाज की अगर हम बात कहें तो कहने को तो ये मोटे होते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्व बहुत पाए जाते हैं। हमारे देश में क्या है कि अधिकतर लोग गेहूं यहाँ पर जो है वो कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे जो है राइस भी कंज्यूम करते हैं। राइस लगभग 65% पॉपुलेशन राइस हमारी जो है वो कंज्यूम कर रही है, ठीक है। लेकिन गेहूं जो कंज्यूम करते हैं, गेहूं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लूटेन, ठीक है, याद रखना। गेहूं के अलावा ये प्रोटीन जो है वो जौ में भी पाई जाती है, वो राई में भी पाई जाती है, और ट्रिटिकल यानी कि गेहूं व राई से मिली हुई एक तरीके की भी प्रजाति होती है, उसमें भी पाई जाती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर में सीलिएक नाम का रोग यहाँ पर हो जाता है, जो कि काफ़ी घातक होता है, ठीक है। इससे अगर आपको बचना है तो आपको गेहूं कम करना पड़ेगा। और जो मोटे अनाज हैं, लाइक आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रागी, यहाँ पर लिखा हुआ है सोबा, चीना, कांगनी, ठीक है। ये आपकी भाषा में अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे। इनको आपको कंज्यूम करना होगा, इनका उपभोग करना होगा, ठीक है। आप अपने भोजन में बाजरा, ज्वार, चना जैसे मोटे अनाजों को भी शामिल कर सकते हैं। मोटे अनाजों में प्रोटीन तो प्रचुर मात्रा में होता ही होता है, लेकिन आवश्यक जो खनिज पदार्थ हैं, लाइक आपके ये कैल्शियम हो गए, फॉस्फोरस हो गए, पोटेशियम, फाइबर जैसे तत्व भी आपको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। इनसे आपको देखा जाए तो बहुत सारे रोगों से लड़ने में भी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में मदद होती है। इनमें कई में तो फाइटिक अम्ल भी पाया जाता है। मोटे अनाज मधुमेह रोगियों के लिए अति लाभकारक हैं। ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ठीक है। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये लाभदायक यहाँ पर बताया जाता है। मोटे अनाजों में उपस्थित फाइटो एस्ट्रोजन यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि फाइटिक अम्ल यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फाइटिक से रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखना है कि मोटे अनाजों से रिलेटेड हैं और ये यहाँ पर पाए जाते हैं। कैंसर के खतरे को भी यहाँ पर कम कर देता है। मोटे अनाजों में उपस्थित घुलनशील फाइबर जैसे पैक्टिन्स व गम्स वसा का पुनः अवशोषण करने के बजाय उसे मल के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, तो आपके शरीर में जो फैट है वो यहाँ पर नहीं जमता है, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में मोटे अनाजों का यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इतना हम यहाँ पर अभी जो है वो फ़िलहाल में याद रखते हैं। और इनके ऊपर बहुत सारे जो है वो मोटे अनाजों से तैयार अनेक सारे खाद्य उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं बाई CSIR, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जो कि मैसूर कर्नाटक के अंदर है। वहाँ पर ये सारे काम जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, ओके। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अपने आर्टिकल की तरफ आ गए। लिखा हुआ है दाल कुदरत का अनोखा उपहार, खाद्य और पोषण का मूल आधार। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या दिया गया है पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे नीचे चलें तो आप यहाँ पर देखो कि विशेषकर शाकाहारी लोगों के भोजन में प्रोटीन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो दाल और फलियां ही होती हैं। तो जो शाकाहारी लोग हैं, जो मीट वगैरह नहीं खा पाते, उन लोगों के लिए दाल से अच्छा प्रोटीन का कोई भी सोर्स नहीं है। हमारे विश्व में 2 अरब की जनसंख्या लगभग जो है वो कुपोषण से ग्रसित है। कुपोषण से लड़ने के लिए आपको आवश्यक जो आपके खनिज तत्व हो सकते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब की भरपूर मात्रा आपके मतलब एक लिमिटेड जो रेशियो यहाँ पर WHO के द्वारा डिफाइन है, उतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कुपोषण भारत की एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्या है, इसीलिए आपको जो है वो ये कंज्यूम करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि विश्व में दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, उपभोक्ता भी है, परंतु इसकी जो परंतु खपत अक्सर अपेक्षित मात्रा से कम होती है, ठीक है, जिसे आयात के जरिए पूरा किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पल्सिस का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिसके लिए हमको इसको जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। कभी कभी पल्सिस की जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और एक तो ये पॉइंट ने सारे कि सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, या फिर उत्पादन में किस तरीके की बातें यहाँ पर हैं। फिर आप देख सकते हो कि विभिन्न दालों के अंग्रेजी और हिंदी के नाम दिए गए हैं। यानी अरहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीजन पी कहते हैं। तो एक बार अपनी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में कहीं पर नहीं पूछा जाएगा।
ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि दालों में पोषण मान कितना होता है, तो आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, मात्रा 20% से अधिक हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, वसा भी है, रेशा, फास्फोरस, लोहो, विटामिन सी, कैल्शियम, क्लोरीन, विटामिन ए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी मिल जाएंगी दालों के अंदर। तो एक संतुलित आहार वही है, मतलब दालों के बिना ये संतुलित आहार अधूरा है। आप कहो कि संतुलित आहार हम यहाँ पर आहार यहाँ पर ले रहे हैं और दाल अगर उसके अंदर नहीं है तो फिर ये आपका संतुलित आहार नहीं कहा जाएगा, ठीक है। दालों में प्रोटीन और रेशे की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा कम होती है और इनमें विटामिन और खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट निकलते हैं जो कि एग्जाम के काम के, मैंने खुद हाईलाइट किए हैं ये सारे पॉइंट, तो आपको ये थोड़े से पता होने चाहिए। अब लिखा है दलहनी फसलों में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो फिर से बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जाना कि चने में इतनी मात्रा, आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। भारत में दालों का पोषण संबंधी महत्व, तो एक सर्वे हुआ कि भारत में जो शाकाहारी लोग हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अब शाकाहारी लोग हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन है वो कहाँ से आए, तो प्रोटीन कहाँ से आई, इस चीज़ के ऊपर स्टडी हुई। दी हिंदू, CNACIBN, इनके द्वारा स्टडी कराई गई और इसमें यह पता चला कि 31% लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं, जिनके आहार में दालें उनकी प्रोटीन आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा पूरा करती हैं। ओके, तो 31% जो लोग हैं वो पूर्ण शाकाहारी यहाँ पर जो है वो बताए गए। कुछ मिक्स भी होंगे और कुछ जो हैं वो आपको पता है कि किस तरीके की हेट्रोजीनियस सोसाइटी इंडिया के अंदर रहती है। ओके, तो इस तरीके से जो आपकी ये रिपोर्ट है इसने बताया कि दालों का क्या महत्व है शाकाहारी लोगों के लिए। ओके, तो ये भी बताया गया कि देखिए प्रोटीन में आमतौर पर लाइसिन की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है अनाज के प्रोटीन में। ओके, कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम देखें, मानव स्वास्थ्य के लिए पशु प्रोटीन या अंडा आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करना उतना ही सहायक है जितना एशिया महाद्वीप के लोगों के भोजन में दाल। तो ये जो आपके मांसाहारी लोगों की जो आपकी पशु प्रोटीन वहाँ से कंज्यूम करते हैं या फिर अंडा जो लोग कंज्यूम करते हैं, उसकी तुलना में अगर आप इनको ना भी करो और सिर्फ दालें अगर आप यहाँ पर खाओ तो उतना ही यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सेम जो आपका प्रोटीन का सोर्स है वो दाल यहाँ पर बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ये आपने बहुत ज़्यादा, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये तो आप कंज्यूम करते ही करते होगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो दालों की पोषक गुणवत्ता दी गई है, एक दाल में कितनी ऊर्जा कितना विटामिन मिलता है, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, फिर ये भी नहीं पढ़ना, फिर ये भी नहीं पढ़ना। ओके, उसके बाद दाल खाने के लाभ मैंने आपको बताए, कुछ और लाभ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं कि जो लोग सप्ताह में 4 बार दालें खाते हैं उनमें दाल नहीं खाने वालों की तुलना में हृदयघात का रोग 22% कम हो जाता है और धमनियों से जुड़े रोगों का खतरा 11% तक कम हो जाता है। मधुमेह, हृदय रोगों और कुछ तरह की कैंसर की आशंका कम हो जाती है, ठीक है। दालें आंतों में पाए जाने वाले अच्छे जीवाणु से संतुलन बनाए रखती हैं। 2014 में एक शोध हुआ और शोध के अनुसार 3 सप्ताह तक लगातार दाल खाने से शरीर में बुरे कैलेस्ट्रॉल, देखिए 2 तरह का कैलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कैलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कैलेस्ट्रॉल होता है। दालें खाओगे तो बैड कैलेस्ट्रॉल कम रहेगा, गुड कैलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बुरे कैलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो नियंत्रण में आ जाता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह के खतरे खत्म हो जाते हैं। फिर इन्होंने प्रत्येक दाल के बारे में बताया कि क्या करना है, आपको नहीं पढ़ना है। आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैगजीन की PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल कराई जा रही है, ठीक है। आप पढ़िए, अपने मन के लिए पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आया और वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर येलाप्रगड़ा सुब्बाराव, ठीक है। तो ये आपके इंडियन साइंटिस्ट हैं और इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन ये नोबेल प्राइज़ के पूरे तरीके से हकदार थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नोबेल पुरस्कार से वंचित रह गए, लेकिन इन्होंने काम जो किए वो पूर्ण तरीके से नोबेल प्राइज़ मिलने वाले यहाँ पर थे। तो आप समझिए कि हम इनके बारे में, इनकी जीवनी नहीं पढ़ सकते, एक तरीके से जिसको बायोग्राफी कहते हैं, हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ें नहीं आती हैं। बट अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल पढ़िए। इनकी कुछ विशेष उपलब्धियाँ होंगी, आप उनको भी जान सकते हैं, उपलब्धि मैं बताऊँगा। बाकी आप इनका जन्म कहाँ पर हुआ वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपका मन करता है, ठीक है, मन के लिए पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए नहीं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर हुआ, ठीक है। क्योंकि आप समझिए कि ये इतनी ज़्यादा फेमस चीज़ें नहीं है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाएं। कहने में बुरा लग रहा है लेकिन हाँ, ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो आप देखिए कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, ये रही। हमें सिर्फ थोड़ी सी उपलब्धियों पर ध्यान देना है।
उपलब्धियों की बात करें, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए फास्फोक्रिएटिन और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी जिसको कहते हैं एटीपी, उसकी क्या भूमिका होती है, इसके ऊपर इन्होंने शोध किए। कैसे किए, क्यों किए, ये हमें नहीं जानना, हमें जानना है कि हाँ ये एटीपी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपकी फोटो सिंथेसिस वाले पार्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एटीपी, एडीपी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हो जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो फ्लूइड्स शरीर के अंदर होते हैं यानी कि द्रव, शरीर द्रव इनको कहते हैं फ्लूइड्स, और ऊतकों में फास्फोरस के मापन के लिए किस तरीके से काम किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपके एटीपी वगैरह की भूमिका की खोज भी की, एनीमिया की चुनौतियों पर शोध कार्य किए, ओके। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की खोज इन्होंने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम का छोटा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की खोज किसने की, कैंसर के उपचार में भूमिका निभाई इन्होंने और आप देखें कि क्लोरा टेट्रासाइक्लिन दवा का विकास किया। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डाईइथाइल कार्बामाइजिन की खोज भी की, लेकिन इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया कि शरीर द्रव और ऊतकों में फास्फोरस कितना है उसके मापन के लिए इन्होंने यहाँ पर विधि अपनाई। इस विधि को फिक्स सुब्बाराव विधि कहा गया, इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम रखा गया, ओके। तो आज भी विश्व भर में इसको फिक्स सुब्बाराव विधि के नाम से जाना जाता है, ओके। तो फिक्स सुब्बाराव टेक्निक के नाम से इसको जाना जाता है। FST यहाँ पर कराई जाती है फास्फोरस के मापन के लिए, ओके। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके सामने निकल करके आया। इसके अलावा हम इस आर्टिकल से और कुछ नहीं पढ़ सकते, इन्होंने काफ़ी खोजें की, थोड़ी सी याद रखने की कोशिश करें। बाकी आप अपने मन के लिए इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम में यहाँ से निकलने वाला कुछ नहीं है। इनके सम्मान के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा 1995 में डाक टिकट भी जारी किया गया था, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ सीखिए, इनको पढ़िए, ठीक है। पढ़ करके जो है वो आपको कुछ जानने के लिए मिलेगा और इनकी कुछ उपलब्धियां भी देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये पहुँचे। आगे पता चलता है परागण से जुड़े अनुकूलन प्रकृति का एक रहस्य। देखिए परागण बहुत ही ज़रूरी होता है, किस लिए, ये ज़रूरी होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ओवरऑल लीड करती है बायोडाइवर्सिटी को। अगर परागण नहीं होगा तो स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी के लिए ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। टोटल डाइवर्सिटी किस चीज़ से आती है, तो वो परागण के ज़रिए ही आती है। परागण में मुख्य भूमिका निभाते हैं आपके कई सारे जो हैं वो कीट पतंगे, और जैसे तितली देख सकते हो, मधुमक्खी होती है, ततैया टाइप की चीज़ें होती हैं, चमगादड़ भी होता है। हर एक इंसान भी हो या फिर कोई भी जंतु हो वो परागण में भूमिका निभाता ही निभाता है, क्योंकि हम क्या है, हम है कंज्यूमर और हमें डिपेंडेंट रहना है प्रोड्यूसर पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है किसी न किसी तरीके से परागण का काम करते ही करते हैं, ओके। अब ये पुष्प है, पुष्प में पर परागण की घटना जो है यहाँ पर होती है। फिर पुष्प में बीजांड, अंडाशय, ये सब क्या होते हैं, ये बायो का टॉपिक हो जाएगा, इधर नहीं जाते हैं। बात करते हैं आप परागण की क्रिया की। परागण की क्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैंने बताया कि इसी क्रिया से आपका जो है अब वो बीज बनने की क्रिया होगी, यानी कि अगला जो पौधा बनेगा वो इसी प्रक्रिया से बनेगा। जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प पौधे के पुष्प तक पहुंच जाते हैं तो यह घटना पर परागण कहलाती है। याद रखना ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपने क्लास 10th तक इन सबको पढ़ा है। इस कार्य के लिए विभिन्न जंतु और जो कि जैव कारक हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, और अजैव कारक यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बायोटिक फैक्टर वो आते हैं जो कि जिंदा हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, उनके ज़रिए, ठीक है। लाइक तितली है, मधुमक्खी है, ततैयाँ हैं, चमगादड़ है, चिड़िए हैं, पशु पक्षी हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपके अजैव कारक आ गए, वायु के जरिए तेज हवा आंधी आई, बीज उड़ करके दूसरी जगह पहुंच गया, हो गया पर परागण, ठीक है। पानी में बह गए, पर परागण हो गया, दूसरी जगह पर जो आपकी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर जाकर के कुछ नए तरीके के पौधे यहाँ पर उग जाते हैं। पर परागण की क्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पौधों में अपने परिवेश और परागकण के अनुसार ऐसे अद्भुत अनुकूलन पाए जाते हैं जो प्रकृति की अनोखी भेंट हैं, और इसमें जो है वो बेसिकली ये सब जो है वो परागण की क्रिया को संपन्न करने का काम करते हैं। पौधों में भी एक स्पेशल तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं जिससे वो इन कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। लाइक उनमें अलग तरीके का रंग हो सकता है जिसकी वजह से ततैयाँ जो है वो उनकी तरफ आकर्षित हो रही हो, मधुमक्खी उनकी तरफ आकर्षित हो रही हो। उनमें एक अनेक प्रकार की गंध हो सकती हैं जिसकी वजह से वो भौरे जो यहाँ पर होते हैं उनको आकर्षित करते हों, ठीक है। ये किसी तरीके की पक्षी को आकर्षित करते हों। उनकी आकृति इतनी अच्छी हो सकती है कि कोई जीव या जंतु उनसे आकर्षित होकर के उनकी तरफ को जाए, या फिर आपका जल और वायु परागण जो कि एबायोटिक फैक्टर हैं उनके ज़रिए भी काम हो सकता है। फोटो देख सकते हो आप कि किस तरीके से जो एक आपकी मधुमक्खी है वो
परागण की विधि को अपनाती है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। अट्रैक्ट होने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एक तरीके का एसोसिएशन यहाँ पर जो है वो बन जाता है और ये एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से अपना जो कह सकते हैं कि शहद बनाने के लिए आपका यहाँ से रस मिल जाता है और बदले में पुष्प का जो है वो परागण यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो इस तरीके के यहाँ पर कीट पतंगे होते हैं पुष्पों में। जैसा मैंने कि बताया कि अनेक तरीके की रंग यहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, इनमें मकरंद, जिनको मीठा पदार्थ कहते हैं, वो स्त्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह जो हैं वो मकरंद के लोभ में आती हैं। मैंने बताया कि अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी होना चाहिए और उसी को ही कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, ADAPTATI होना, अडेप्टेशन इसको यहाँ पर कहा जाता है। इसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन किस तरीके की, अनुकूलन एक वर्ड है जिसके बेस पर आप इस धरती पर सर्वाइव करते हो। ठीक है, अनुकूलन के बेस पर ही आप सर्वाइव करते हो। अगर आपके अंदर ये ग्रंथियाँ नहीं हुई मकरंद बनाने वाली, आपका रंग अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पास कोई भी मक्खी, मधुमक्खी, किसी भी तरीके का प्राणी नहीं आएगा, आपका परागण नहीं होगा, आपकी स्पीसीज पूरी तरीके से ख़त्म, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रकृति इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर बनी हुई है। ओके, तो ये देखो आप, कितनी सुंदर फोटो यहाँ पर दी गई है। पक्षी के द्वारा परागण की विधि को दिखाया गया है। ये पक्षी इसकी तरफ आकर्षित हुआ क्योंकि इसकी आकृति काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए आपको यहाँ पर मतलब ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और फिर क्या है कि यहाँ पर देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सुगंध द्वारा ही पुष्प कीटों द्वारा आकर्षित हो। मैंने बताया कि सुगंध हो सकती है, आकृति हो सकती है, या फिर आपका कुछ पदार्थ वहाँ पर हो सकता है। कुछ पुष्पों से सड़े हुए मांस की दुर्गंध भी आती है। अब खुशबू से ही नहीं, हो सकता है बदबू से। ठीक है, दुर्गंध से यहाँ पर आपका जो कोई कीट है वो आकर्षित हो। ऐसे पुष्प भूरे और फीके रंग के होते हैं। इनकी दुर्गंध से आकर्षित मांस भक्षी मक्खियाँ, ठीक है, तो जो ऐसी यहाँ पर फ्लाइज होती हैं जो कि मांस खाती हैं, ऐसी मक्खियाँ यहाँ पर आकर्षित होती हैं और परागण का कार्य संपन्न करती हैं। बहुत सारे पुष्प होते हैं जो कि आपके इस तरीके के होते हैं कि उनमें बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तो वो इस तरीके से आपका पर परागण करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के आपको करना वही है, आपको अपने बीजों को इस तरीके से यहाँ पर फैलाना है ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो सके। ओके, तो ये परागण पक्षियों द्वारा होता है। मैंने आपको बताया कि पक्षियों द्वारा भी हो सकता है। और अब इसमें कौन सा, कैसा, किस पौधे पर कौन सी जो है मकरंद निकलता है, सब याद नहीं रखना। ये याद रखो कि हाँ, बायोटिक फैक्टर भी हैं, एबायोटिक फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और मेन चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो भी मैंने बोली वो आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश करें। बानर की प्रजातियों, लेमूर हो, एलिफेंट शुरू हो, छिपकलियाँ हो, यहाँ तक कि मांसाहारी जीव भी सभी परागण की क्रिया में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखो। देखो लिखा हुआ चमगादड़ द्वारा परागण, बेसिकली अमरूद, अगेव और मॉर्निंग ग्लोरी जैसे पौधे जो हैं उन पर चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। रात्रि में खिलते हैं, रात्रि में चमगादड़ एक्टिव रहते हैं और इसकी वजह से पुष्प में तेज, मीठी और फल जैसी सुगंध होती है, जिसकी वजह से जो चमगादड़ हैं वो यहाँ पर इनसे आकर्षित होते हैं और आपको फिर पता है कि परागण की घटना होगी। ये रहा इमेज में देख सकते हो, ये आपकी जो है वो बैट है। ठीक है, और ये एक आपका पुष्प पर आकर्षित हो रही है। ठीक है, तो ये अनुकूलन यहाँ पर होता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी देखो, एग्ज़ाम के काम की चीज़ें तो यहाँ से नहीं निकलती। इसके लिए आपको जो है वो आपकी जो है वो जीव विज्ञान की जो बुक है, या फिर आपके पास जो भी आपने वहाँ से पढ़ा हो, वहाँ से आपको पहले पुष्प की पूरी संरचना पढ़नी पड़ेगी कि पंखुड़ियाँ कैसी होती हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद आपको ये परागण की घटना जो है वो समझ में आएगी ज़्यादा। बस यहाँ से क्या है कि हमने हाँ समझ लिया कि ऐसा कुछ होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। हमिंग बर्ड, आपको पता होगा कि सबसे छोटी जो पक्षी है वो यहाँ पर है। द्वारा परागित पुष्प गुच्छ सामान्यतः नीचे की ओर लटके होते हैं। पुष्पों के इस धनात्मक गुरुत्व के पीछे भी एक रहस्य है। हमिंग बर्ड हवा में लटके लटके ही पराग का सेवन करता है। तो हवा में लटके लटके आपका ये हमिंग बर्ड जो है वो पराग का सेवन करता है और लटके हुए पुष्पों से वह सीधी स्थिति में पराग ग्रहण करता है। सीधी स्थिति में पक्षी की ऊर्जा कम व्यय होती है और उसे परागण करने में सहूलियत होती है। तो ये क्या है, एक दूसरे को सहूलियत पहुंचाने का काम क्या है, ये ही तो है आपका एडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन, कि हाँ आसानी यहाँ पर रहनी चाहिए, रहने में सर्वाइव करने में आसानी होनी चाहिए, ये इसको अनुकूलन कहा जाता है। और आपने देखा कि किस तरीके से हमिंग बर्ड को सहूलियत देने के लिए ये सब काम किया जाता है। ओके, तो ऐसे सब एग्जाम्पल यहाँ पर आपको याद रखने हैं।
उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले आर्टिकल्स में हमारे काम की चीज़ें क्या हो जाती हैं। जैसे आप देखें कि नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आपका हाइड्रोजन के बारे में है। लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऊर्जा का एक विश्वसनीय विकल्प है। ठीक है, तो जो गुब्बारे होते हैं जो कि बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, उनमें क्या भरा जाता है, यही गैस आपको भरी जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे आप दैनिक जीवन में अपने प्रयोग देखते रहे होंगे जिनमें हाइड्रोजन का जो है वो यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सूरज में अंदर देखो आप कि सूरज के इतनी तेज़ चमकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन प्लस हीलियम जो गैसेज हैं उसका मिश्रण यहाँ पर रहता है। ओके, तो हाइड्रोजन जो है वो भरपूर मात्रा में हमारे पास यहाँ पर है। क्यों ना इसका यूज़ किया जाए, किस लिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्जा के एक नए विश्वसनीय विकल्प के रूप में। तो एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऊर्जा के लिए इस समय क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कोल। ठीक है, हम यूज़ करते हैं नेचुरल गैसेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है, इन सबसे दिक्कत ये है कि वही आपका वातावरण का गर्म होना जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर होना, और फिर आपका देखें एयर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें इससे एसोसिएटेड यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर बढ़ जाती हैं वातावरण के अंदर बिकॉज ऑफ कोल एंड नेचुरल गैसेज यूजेज। ओके, तो फॉसिल फ्यूल का जो हम यूज़ करते हैं उसको हमें हटाना है, हमें एनर्जी के नए स्रोत लेकर के आने हैं, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया गया है। तो ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अवयव गैस तथा गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ऑब्वियसली रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, और जो रासायनिक टेबल होती है जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर में होती है, इसका पहला सदस्य ही यहाँ पर है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हवा के साथ प्रज्वलित होने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो आप देखो कि हवा के साथ प्रज्वलित होगी तो ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा का हम यूज़ भी कर सकते हैं। यह ऊर्जा कितनी होती है? क्या हमारा एक कार, एक बस, एक रॉकेट इत्यादि संचालित कर सकते हैं? तो आप देखो कि सामान्यतः गैस के प्रज्वलन ताप पर हाइड्रोजन गैस के प्रज्वलन पर प्रज्वलन प्रतिक्रिया स्वरूप लगभग 2,86,000 जूल ऊर्जा प्रति मोल, मतलब एक मोल हाइड्रोजन गैस को जलाने पर इतनी ऊर्जा हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो जो ईंधन हम इस समय यूज़ कर रहे हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा हमें यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो इसका हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर उठाना है, क्योंकि ये जो प्रति मोल ऊर्जा है उसकी काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में। ओके, फिर आप और भी चीज़ें देख सकते हो कि इसका ऊर्जा घनत्व जो है वो काफ़ी होता है। फिर जो प्रदह तापमान है वो कम होता है, प्रज्वलन ऊर्जा अधिक निकलती है, और कोई भी जो विषाक्तपूर्ण उत्पाद है वो नहीं निकलता है ड्यूरिंग इट्स बर्निंग। ओके, तो इसके जलने के दौरान ऐसा भी कुछ नहीं निकलता है। तो अब यहाँ पर दिए गए हैं विलन। ये जो हाइड्रोजन था अपना, ये हीरो था। ये ऐसे जो कहानियाँ बनाते हैं इनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ से पॉइंट्स भी निकल जाते हैं। ये एनसीईआरटी जैसी कहानियाँ होती हैं। ठीक है, विलेन कौन है? विलेन मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें या फिर फॉसिल फ्यूल जिनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, उनके कारण आप देखो कि इनका जलवायु परिवर्तन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हवा को दूषित करते हैं ये, और साथ ही साथ अगर आप देखा जाए तो वही ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई, और इसी की वजह से आप देखो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 मीटिंग्स ये सब यहाँ पर चल रही हैं। UNFCCC यहाँ पर निकल के आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ किया है। इनको विलेंस कहा जाता है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। हमारे वैज्ञानिक विभिन्न युक्तियों पर कार्य कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी हैं उनमें कुछ नई नई तकनीक लाई जाए। जैसे इस समय अगर हम देखें तो हम स्टीम या मीथेन रिफॉर्मिंग, कोयला गैसीकरण द्वारा जो उत्पादन यहाँ पर करते हैं हाइड्रोजन का, लेकिन आप देखो कि इसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। ओके, तो इन विधियों से जो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं इसको ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। देखिए, ये जो हाइड्रोजन है मैंने इसके 8 टाइप आपको पढ़ाए हैं। हाइड्रोजन कलर के बेस पर अलग अलग तरीके की होती है। इसको पिंक हाइड्रोजन भी यहाँ पर होती है, यहाँ पर आपकी ब्राउन हाइड्रोजन भी होती है, ग्रीन हाइड्रोजन भी होती है। ओके, मैंने आपको यहाँ पर जो ब्लू हाइड्रोजन है वो भी यहाँ पर पढ़ाई है। ठीक है, मैंने 8 टाइप आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के पढ़ाए हैं, और ये क्यों, किस तरीके से 8 टाइप बन गए, तो किस बेसिस पर हाइड्रोजन बनाई गई है उसके आधार पर आपके ये 8 टाइप यहाँ पर बनते हैं। जैसे आप देखें ब्लू हाइड्रोजन जो है वो स्टीम या मीथेन रिफॉर्मिंग या कोयला गैसीकरण के द्वारा बनाई गई है, तो इसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरी होती है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आप जल के अणु को H2O जल के अणु को अगर आप तोड़ देते हो H में और O में, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो ये आप जो तोड़ोगे इसको वो किस रूप में तोड़ोगे? ठीक है, अगर आप इसको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके तोड़ रहे हो तो ये आपकी ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। अगर आप इसको
न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके तोड़ रहे हो तो वो पिंक हाइड्रोजन हो गई। इस तरीके के मैंने उसमें बताएं 8 टाइप आपको वहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर सर्च मारिए, आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप देखिए कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, तो इस तरीके की तकनीकों का यूज़ करके यहाँ पर बनाई जाती है। ओके, दूसरी इसी तरीके की होती है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने आपको बता दिया कि जल के अणु को हाइड्रोजन में तोड़ना प्लस ऑक्सीजन में तोड़ना किस तरीके से। आप देखो कि जल विद्युत अपघटनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी ये केमिस्ट्री की टर्म हो गई, जल विद्युत अपघटन प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आती। आपसे ये पूछा जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके जल के अणु को तोड़ने पर कौन सी जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर बनती है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें कि नवीनीकरण प्रविधियों में सौर ऊर्जा हमारे पास सरलता से उपलब्ध है। देखिए, सूरज से ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा हमें यहाँ पर मिलती है। हम क्या करते हैं, घर की छतों पर पैनल लगाते हैं और उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे आपके घर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर चल पाते हैं। ओके, तो सौर पैनल द्वारा बैटरी में संरक्षित इस तरीके से होती है। लेकिन इस सब में आप देखो तो ई वेस्ट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, और साथ ही साथ हार्मफुल जो आप कह सकते हो कि जो मेटल्स हैं वो भी यहाँ पर निकलती हैं। तो विषाक्तपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण इसकी अल्प कार्य क्षमता रहती है, साथ ही साथ इसकी लागत में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो ऊपर से आई उसको केमिकल बॉन्ड के रूप में संरक्षित कर लें और हाइड्रोजन ऊर्जा वहाँ से तैयार करें। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को हाइड्रोजन ऊर्जा में कन्वर्ट करने का प्लानिंग हमारी यहाँ पर चल रही है, और इसके ऐसे उत्पादन की विधि को हम वाटर स्प्लिटिंग वगैरह या फिर फोटो इलेक्ट्रो कैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग के नाम से इसको यहाँ पर जाना गया। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, फोटो मतलब सूरज, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यहाँ पर आप देखोगे कि कैटालिटिक ऐसे जो आप कह सकते हो कि अवयव जो कि इसकी तीव्रता को यहाँ पर बढ़ाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो कि फोटो का तात्पर्य हो गया प्रकाश से, कैटालिटिस्ट का जो आशय हो गया वो हो गया ड्राइवर से, मतलब ऐसे तत्व जो कि आपकी रिएक्शन को यहाँ पर बढ़ा देते हैं उनको उत्प्रेरक कहा जाता है इन हिंदी। ठीक है, इनको उत्प्रेरक कहते हैं, इंग्लिश में इनको कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको। यद्यपि हम कुछ इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रयोग सौर ऊर्जा के साथ करते हैं। देखिए, ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखिए कि हाइड्रोजन जैसे आपको यहाँ पर ऊर्जा बनानी है, तो वैज्ञानिक क्या काम कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा यहाँ से आएगी और हाइड्रोजन ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। अगर हम इस सौर ऊर्जा से प्लस यहाँ पर कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिक ऊर्जा भी रख दें और दोनों को साथ ही में कन्वर्ट करें हाइड्रोजन ऊर्जा में, तब इसको यहाँ पर पीईसी कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हार्ड हो जाती हैं लेकिन हैं, बस लिखी हुई है, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो ये सब आपकी कुछ जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन आप यहाँ पर बना रहे हो, उसकी कुछ नई विधियाँ भी आपको पता चली। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रमुख चुनौतियाँ भी यहाँ पर हैं, लाइक इसमें जो इलेक्ट्रोड्स जो आप यहाँ पर यूज़ करोगे, जो कि आपके कैथोड और एनोड टाइप के यहाँ पर होते हैं, उनको यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, इनमें आपको नहीं जाना डिटेल में। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पहुँच जाते हैं। फिर जब आप यहाँ पर आप सोलार ऊर्जा को हाइड्रोजन ऊर्जा में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो, तो बीच में आपको इक्विपमेंट जो चाहिएंगे ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, तो इतना आपको यहाँ से जो है वो जानना था। इन सभी के लिए हमारा अपना हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य है कि पेट्रोलियम उपयोग यानी ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाली जो गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी के प्रदूषण को कम करना, इनको बंद करना और अधिक कुशल ऊर्जा संरचना का योगदान करना है। मतलब हाइड्रोजन जैसी एनर्जी का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो इसके लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन यहाँ पर शुरू किया गया और वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट इसी चीज़ पर यहाँ पर केंद्रित रहा। ओके, तो ये प्रस्ताव रखा गया इस बजट के अंदर, और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय भी यहाँ पर दिया जाएगा। बजट सुधारों के साथ जो है वो ईंधन की खपत में वृद्धि होने की उम्मीद है। ओके, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन भी यहाँ पर आपका चल रहा है, तो हमें ये सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। बजट के अंदर अगर आप देखें तो सौर विनिर्माण, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन में उत्पन्न लिक्विड में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के बारे में बात की गई है। तो इन सभी सेक्टर में हम जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अभी बहुत सारे सेक्टर्स में ये स्कीम हम लॉन्च कर चुके हैं, जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स में हमने यहाँ पर यूज़ किए,
ओके, तो ऐसे ही हम आगे भी इन सब चीज़ों में यहाँ पर लॉन्च करेंगे। इससे क्या होगा कि हम इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर कर पाएंगे, और जो नई तकनीकी विकास है और ऊर्जा भंडार है उसके रूप में हमारी जो निर्भरता है और देशों पर, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। ओके, तो हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन का स्रोत है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। हरित हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो मिशन है ये इस्पात और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जैसे भारी उद्योग न केवल कार्बन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो वाहन हमें चाहिएंगे, हाइड्रोजन युक्त वाहन जो हमें चाहिए, ऐसे वाहन जो कि हाइड्रोजन ऊर्जा पर चल सकें, ऐसे वाहन जो कि हाइड्रोजन ऊर्जा पर चल सकें, हमें ऐसे वाहन चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये हमारे देश की जो बड़ी इस्पात सीमेंट उद्योग हैं वो सब जो है वो प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर करेंगे। ओके, ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो भारत अपनी ऊर्जा अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा स्थापित सौर ऊर्जा वाला देश भी यहाँ पर है। तो सौर ऊर्जा वाला चौथा देश कौन है? वो है हमारा भारत। एवं विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी वाला देश भी यहाँ पर है। ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा में हमारा स्थान तीसरे नंबर पर आता है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक मुकाम रखने वाले हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य इन्होंने रखा था कि 2022 तक जो है वो 20 गीगावाट सौर ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है सौर ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है। ओके, हालांकि 2015 में इस लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया 100 गीगावाट। ठीक है, तो हमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हमें लेकर के यहाँ पर आनी थी। ये सौर ऊर्जा की बात हो रही है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स अलग अलग थे। हमें 175 गीगावाट लेकर के आना था 2022 तक। ठीक है जी, 2022 तक 175 गीगावाट लेकर के आनी है। क्या? रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट सौर एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है सोलर एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो, ये सोलर एनर्जी की बात यहाँ पर की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स याद रखो, डिटेल के अंदर आप याद रखो या मत रखो। रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक 175 गीगावाट लेकर के आनी थी, लेकिन इस टारगेट को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि इसके बाद नया टारगेट लाया गया और उसमें हमने कहा कि 450 गीगावाट लेकर के आएंगे 2030 तक। फिर इसको भी ख़त्म कर दिया गया और अपडेट करके हमने कहा कि 500 गीगावाट लेकर के आएंगे 2030 तक। और ये जो बात यहाँ पर कही गई, ये बात कही गई है 6 नवंबर के करीब। ठीक है, तो ये सब पंचामृत जो पीएम मोदी ने यहाँ पर शुरू किया, ठीक है, ग्लासगो समिट के दौरान COP26 के अंदर, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 गीगावाट अब हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य आपको यहाँ पर याद रखना है। और 500 गीगावाट के साथ साथ जो नेट न्यूट्रलिटी है वो भी हमें यहाँ पर हासिल करनी है। कब तक? 2070 तक हमें वो यहाँ पर हासिल करनी है। ओके, कहाँ भटक गए हम? ठीक है, ये रहा। तो हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन क्यों चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि जो अन्य विकल्प हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब से हट करके जो अन्य विकल्प हैं उनकी तरफ हमें जाना है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में वर्क कर सकता है हमारे लिए। स्वच्छ एनर्जी हमें यहाँ पर चाहिए, वो हमें यहाँ से मिलेगी। ओके, तो इतना आप यहाँ से याद रखोगे। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, इतना आपके लिए यहाँ पर सफिशियंट है। फिर ये है हरित एंड टिकाऊ भविष्य के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा। तो ऐसा ही आर्टिकल ये यहाँ पर है, बट एक ही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है जिसका नाम है NTPC, बहुत बड़ी कंपनी है, देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना यानी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना करने वाली है। ओके, तो किस कंपनी ने शुरू किया है? ऐसे क्वेश्चन छोटे एग्जामों में देखने के लिए मिले हैं, और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। लेह लेह लद्दाख रीजन जो है आपका, लेह रीजन जो है वो हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने वाला पहला शहर बना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकलने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ करते हुए आप वाहन चलाओगे, इसको कहते हैं आपका हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के अंदर में आएगा ये। ओके, तो आप इसमें पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल वगैरह का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इमिशन है, जो कार्बन के इमिशन है, कार्बन उत्सर्जन है, वो नहीं होगा। और ऐसा करने वाला लेह जो है वो पहला जगह यहाँ पर बना है। बाकी इस आर्टिकल से आपको कुछ नहीं पढ़ना। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि NTPC जो है ये सब काम यहाँ पर करेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, और अगला आर्टिकल है उत्तर पूर्वी भारत में विज्ञान संचार। तो विज्ञान को बढ़ाने के लिए इन द नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर अलग अलग तरीके की मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, सेमिनार्स वगैरह आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो कोई भी साइंस एंड टेक का जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है वो सब कर सकते हैं। एक फेमस बॉडी भी है जिसका नाम है विज्ञान प्रसार, वो इसी काम को यहाँ पर बढ़ा रही है। ठीक है, विज्ञान प्रसार का काम ये है कि जो जो आपके
साइंटिफिक जर्नल्स यहाँ पर प्रकाशित होते हैं, प्लस साइंस की जो भी आपकी मैगजीन्स वगैरह प्रकाशित होती हैं, उन सभी मैगजीन्स को रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो प्रोत्साहित किया जाए। रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोत्साहित करने का मतलब ये है कि जैसे आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्राइब है वो अलग लैंग्वेज बोलती है, तो उस लैंग्वेज के अंदर आपको उस साइंटिफिक जर्नल को प्रोवाइड कराना है, ताकि उनको पता चले कि साइंस क्या होता है और इसको कैसे पढ़ा जाए। उनको समझ में तो तब आएगा जब वो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो। हाँ, ये आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी मणिपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद इन के बारे में बताया गया है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्य का ये टॉपिक ज़रूर से पढ़ लें। जैसे ये दिया गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, मिज़ोरम विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद की, उसके अंदर का आप पढ़ लें, दूसरे राज्य का ना पढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखोगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। फिर ये आपका आर्टिकल आ जाता है भारत के पारंपरिक विज्ञान तथा CSIR के TKDL की भूमिका। व्हाट इज़ दिस TKDL? तो TKDL जो है वो यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म होती है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो हमने एक ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पर तैयार की है जिसके अंदर जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगी और अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। नाम से स्पष्ट है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है कि भाई दिस हल्दी कैसे काम करती है, ये तुलसी है, ये तुलसी के क्या क्या गुण होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर रखे रहेंगी। अच्छा, अब आपको इसका मकसद समझना होगा कि TKDL बनाया क्यों गया था, ठीक है। तो आप समझो कि हम पेटेंट लेने का काम करते हैं। कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में आता है तो उसको पेटेंट यहाँ पर दिया जाता है। इस पेटेंट के जरिए उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, आपके पास उसके मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग से रिलेटेड सारे राइट्स आपके पास में रहते हैं। अब इंडिया की भारतीय पारंपरिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आपको पता हो तो वेद पुराण हमारे सभी जगहों पर लिखा हुआ है कि इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है, सारे मर्ज और सारी रोगों का इलाज वहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि पढ़ा इसको, हमारे ट्रेडिशनल ज्ञान को पढ़ा, और एक जैसे लेट से दिस इज़ हल्दी, ओके। आपको पता है कि हल्दी के काफ़ी सारे गुण होते हैं, जो चोट वगैरह है या फिर घाव है उनको भी ठीक कर देती है। तो ये लोग क्या करेंगे कि हल्दी को एक ट्यूब के अंदर पैक करेंगे और उस ट्यूब को मार्केट में बेचेंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पर है तो उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उन्हें पेटेंट मिल जाता है। उन्होंने इसमें क्या नया किया? कुछ भी नया नहीं किया, ये तो हमारे जो ग्रंथ पुराण है उनमें पहले से ही लिखा हुआ है, हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें पहले से लिखा हुआ है। ओके, एक दिक्कत तो ये है कि ये लोग इस तरीके से आपका काम करते हैं और हमारी भारतीय परंपरा जो है वो पीछे रह जाती है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर पेटेंट लेने के लिए जाते हैं कि मान लीजिए तेज पत्ता है, ठीक है, इस तेज पत्ते के अलग गुण होते हैं, अलग जो खुशबू यहाँ पर होती है, हम इसके लिए पेटेंट लेने के लिए गए। अब पेटेंट लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। उसका जो ज्ञान है वो लोगों में होना चाहिए, लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि तेज पत्ता क्या होता है वगैरह वगैरह चीज़ें, ओके। उसके गुण, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। हम कहते हैं कि ये लो ब्यौरा ये रहा, हमारा ये वाला ग्रंथ उठा के देख लो, इस मुनि ने इसके अंदर ये बात लिखी थी, इस ऋषि ने इसके अंदर ये बात लिखी थी कि तेज पत्ते के गुण ये हैं, ओके। तो ये हम उसको दिखाते हैं, वो कहते हैं साहब हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये भारी संस्कृत में लिखा हुआ है, इंग्लिश भाषा में दिखाइए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें यहाँ पर दिखाइए। हमने कहा भाई इंग्लिश में कहाँ से लाएंगे, ठीक है। ये तो फिर वो उस चीज़ के पेटेंट के लिए मना कर देते हैं कि भैया ऐसे नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि TKDL ने भाषा और प्रारूप की बाधाओं से बाहर आने, मतलब इंग्लिश में हमें समझाओ, हमें संस्कृत में समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा कि लाइब्रेरी बनाई और उसमें इंग्लिश भाषा में सब चीज़ें लिख दी, ठीक है। पश्चिमी जगत, वेस्टर्न जो वर्ड है जो कि हमें पेटेंट देने का काम यहाँ पर करते हैं, उनको भारतीय ज्ञान के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। अब उनको चीज़ें इंग्लिश में समझ में आती हैं, ओके। TKDL की स्थापना भारतीय पारंपरिक ज्ञान के पूर्वकाल डाटाबेस के रूप में की गई, जिसका संदर्भ पेटेंट मूल्यांकनकर्ता पेटेंट के अनुरूपों में आविष्कार की पेटेंट क्षमता दावे के मूल्यांकनों के समय कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? देखिए, पेटेंट लेने गए, उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में समझाइए, तो हमने कहा ये लो इंग्लिश में और अब समझो और अब हमें यहाँ पर पेटेंट दो। तो जो पेटेंट मूल्यांकन करता होते हैं वो मना कर देते थे पहले कि हमारी समझ में नहीं आ रहा संस्कृत में क्या लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम उस प्रोडक्ट की क्षमता को बता सकते हैं इंग्लिश भाषा में, ताकि उसका मूल्यांकन वो आराम से कर सके और हमें उसके लिए पेटेंट मिल सके।
मैंने आपको पूरा समझा दिया। सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, पढ़ने से समझ में नहीं आएंगी। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंदर में ये सब चीज़ें आती हैं। पेटेंट राइट इनको यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। ये आपका पोर्टल है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल। ओके, तो इसके अंदर में ये सब चीज़ें रखी जाती है। अलग अलग भाषाओं में हमने इसके अंदर चीज़ें प्रकाशित की हैं, इन अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। ओके, तो इन सब भाषाओं में हमने यहाँ पर प्रकाशित किया है, क्योंकि रीजनल लेवल पर भी पेटेंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, दुनिया भर में देखो तो 13 पेटेंट कार्यालय हैं। अब वो सब ऐसे तो है नहीं कि वेस्ट में ही होंगे, हो सकता है कि कोई यहाँ पर जापान के अंदर हो और वहाँ पर लोग इंग्लिश ना समझते हो तो उनको जैपनीज़ में समझाना पड़ेगा। ओके, तो जापानी भाषा में भी हमने डाटाबेस यहाँ पर तैयार किया है। और ये सब जो काम यहाँ पर होते हैं, ये काम होते हैं आपके WIPO के अंदर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इन सब चीज़ों को यहाँ पर संभालता है। ओके, बट ये जो आपकी लाइब्रेरी है ये इंडिया में तैयार की गई है और इंडिया की CSIR ने इस लाइब्रेरी को यहाँ पर तैयार किया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका देखें तो GN रामचंद्रन स्वर्ण पदक के बारे में लिखा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर देखेंगे ये पदक किस लिए दिया जाता है। तो भारत में संरचनात्मक जीव विज्ञान के पितामह कहे जाने वाले, संस्थापक कहे जाने वाले प्रोफेसर GN रामचंद्रन, ओके, और इनकी स्मृति में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, इन्होंने यहाँ पर पदक शुरू किया था जिसका नाम है GN रामचंद्रन स्वर्ण पदक। ओके, तो ये पदक यहाँ पर दिया जाता है और 2004 से ये पदक दिया जा रहा है। जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है। तो ये पुरस्कार आपका जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ योगदान अगर आप करोगे तो यह अवार्ड आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 100 ग्राम जो है वो आपको 22 कैरेट का स्वर्ण पदक यहाँ पर दिया जाता है। इमेज में आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोफेसर GN रामचंद्रन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि कुछ बायोलॉजी के जो DNA ग्राफ वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं और ये आप याद रखना, ठीक है। तो किसको दिया जाता है, अवार्डेड टू, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं पढ़ना यहाँ से। ओके, ये सब आपको यहाँ पर छोड़ देना है कि किसको मिला किसको नहीं मिला। उसके बाद लाभदायक भी होते हैं जीवाणु, लिखा हुआ है लाभदायक भी होते हैं जीवाणु विषाणु। तो जब से कोरोना आया है यही है कि लोगों में कि जीवाणु और वायरस जो हैं वो खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी यहाँ पर होते हैं और हम सीधे वहीं चलते हैं जहाँ से हेल्पफुल इनको दिखाने की कोशिश की गई है। इन सब के ऊपर कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए, जैसे एक वैज्ञानिक यहाँ पर हैं, वैज्ञानिक जैक गिलबर्ट, ठीक है। तो इन्होंने ये माना कि जो सूक्ष्म जीव हैं या फिर जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वे केवल बीमारी फैलाने वाले दुश्मन न होकर बीमारियों को दूर करने वाले मित्र भी होते हैं। तो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर की। इन्होंने ये भी बताया कि बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि पावरफुल होता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि उनके शरीर में जो जीवाणु और विषाणु यहाँ पर होते हैं वो उनके शरीर की रक्षा करते हैं। ओके, तो इसलिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। ये बात इन्होंने बताई, मैंने सार बता दिया, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये देख सकते हो कि रूसी जंतु वैज्ञानिक, इनका नाम भी है एलिया मेजिंकोव, जिन्होंने सूक्ष्म जीवों के व्यवहार और मानव प्रतिरक्षा विज्ञान पर मौलिक अनुसंधान हेतु शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में पॉल एरिक के साथ नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित इनको किया गया। ओके, तो ये मिट्टी वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में लगभग 200 किस्म के सूक्ष्मजीव रहते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत तथा काया को निरोगी रखने का काम भी करते हैं। ओके, तो ये सब काम भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें से 10% ही हमारी हैं, बाकी सब पर कोशिकाओं का ही कब्जा यहाँ पर है, आधिपत्य उनका ही यहाँ पर है। ओके, और अब तो इंसान ने यहाँ पर जीनोम जो है उसको भी यहाँ पर समझ लिया है कि क्या होता है जीनोम, और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, तो उसके बाद आगे चलें। सूक्ष्मजीव हमारे खाने, हमारे पाचन तंत्र के सिपाही। दरअसल खमीर युक्त दुग्ध पदार्थों में सूक्ष्मजीव बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे दुग्ध पदार्थ जिनमें खमीर यहाँ पर जो है वो बन जाता है उनमें सूक्ष्मजीव हमारी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और जीवन के लिए उत्तरदायी भी यहाँ पर है। ओके, हमारी खाद्य श्रृंखला के अंतिम चरण पर रहते हैं सूक्ष्मजीव।
ये समूह शरीर में प्रविष्ट होकर पाचन तंत्र प्रणाली में क्रियाशील हो जाते हैं और हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको भी खत्म करते हैं, साथ ही साथ जीवाणुओं की वृद्धि को भी उत्तेजित करते हैं। इन्हें चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहते हैं अणुजीवी या फिर प्रोबायोटिक्स। ठीक है, तो इनको प्रोबायोटिक्स भी यहाँ पर कहते हैं और ये दोनों तरीके का काम आपका यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्या होता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का अर्थ होता है स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी, अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर देखें तो। ओके, तो ये काम यहाँ पर किए गए। उसके बाद आप देखो कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, संस्कृत ग्रंथ हो सकते हैं, आयुर्वेद के अंदर हो सकता है, अथर्ववेद, उपनिषद, सभी के अंदर लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों का महत्व। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्राहम ने खट्टे दूध व लस्सी के सेवन से ही लंबी आयु हासिल की थी, तो उन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है शरीर के अंदर। ओके, तो ऐसे सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, हमें यहाँ पर पता चला कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद अगर आप देखें कि सूक्ष्मदर्शी का जब आविष्कार हुआ तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए निकल के, जैसे लुईस पाश्चर थे, रॉबर्ट कोच थे। इन लोगों ने सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करके इन चीज़ों को यहाँ पर देखा कि ऐसे जैसे इंसान की मौत का सबब केवल यही जीव हो। इन लोगों ने ये बताया कि जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर हैं उनसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और आदमी की मृत्यु भी उन्हीं की वजह से होती है। तो इन्होंने जो पूरी थ्योरी यहाँ पर चल रही थी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, उस थ्योरी को पूरी तरीके से पलट दिया। ओके, तो ये पलट दिया। अब लिहाजा इनसे मुक्ति के उपाय के लिहाज से दुग्ध उत्पादों के विनाश की तरकीबें यहाँ पर खोजी जाने लगी कि भाई दूध वगैरह में से इन सूक्ष्म जीवों को खत्म करना जरूरी है। इसी ही एक तकनीक का नाम था पाश्चुरीकरण। ओके, जो कि लुईस पाश्चर के नाम पर रखा गया। तो इस पाश्चुरीकरण क्रिया में हम दूध या फिर दुग्ध उत्पादों के अंदर से सूक्ष्म जीवाणुओं को खात्मा कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में वो जो हमारा पाचन तंत्र है वो सही से नहीं हो पाता। और इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि ये गलत जो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद ये देख सकते हैं लुईस पाश्चर जी की इमेज यहाँ पर दी गई है, और या यहाँ पर देख सकते हैं मानव शरीर के तंत्र में अणुजीवियों का जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि ये सहजीवी और इनका संबंध भोजन के रूप में ली जाने वाली दवा से है। दही में आप देखें तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पर पाया जाता है, और ये जो लैक्टोबैसिलस है ये हमारी खाद्य श्रृंखला के अंतिम चरण में रहते हैं। मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीवाणु खाद्य श्रृंखला के अंतिम चरण में रहते हैं, आंतों में रहते हैं, आंतों में ही पलते हैं। इनको आहारनाल कहा जाता है। आहारनाल लगभग 30 फीट लंबी और जटिल होती है। ओके, और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं। कुल मिला के आप देखें कि मनुष्य का जो आहार है, मनुष्य ने जो खाया है, उसको मल में तब्दील करने का काम जीवाणु ही करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर आप सोचो कि आपके शरीर का यहाँ पर क्या होगा। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर रोल यहाँ पर जो है जो निभाते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। बाकी चीज़ें आपके यहाँ पर काम की नहीं होती। ये देख सकते हो कि आप पृथ्वी में हर जगह पर आपके ये जीवाणु यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि और ज़्यादा स्टडीज़ यहाँ पर हुई 1870 तक। अगर हम देखें तो एक नया कीटाणु सिद्धांत वजूद में आया। इस कीटाणु सिद्धांत का कहना ये था कि प्रत्येक बीमारी की जड़ में, प्रत्येक जीवाणु बीमारी की जड़ में जो कुछ मौजूद है वो है सूक्ष्मजीव। यानी इन्होंने जो पहली थ्योरीज थी उन सभी को नकारा। इन्होंने कहा कि आपके शरीर में जितनी भी तरह की बीमारीज होती हैं उनका कारण कौन है, उनका कारण है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रतिरोध कीटाणु नाशक प्रतिरोध दवाएं बनाने की बात की। ये सब वजूद में आई दवाएं, एंटीबायोटिक्स वगैरह आप यहाँ पर लेते होगे। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत को पलटने का काम किया रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने यहाँ पर कहा कि कृमि प्रजातियों में कई प्रजातियां ऐसी हैं जो रोगों को नियंत्रित करती हैं और ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं। ठीक है, कुल मिला के आप देखो तो आपको इतना याद रखना है कि जो जीवाणु है, विषाणु है, ये हमारे शरीर को नुकसान तो पहुंचाते हैं। ठीक है, वो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने का काम भी करते हैं। ठीक है, और दूध और दूध से युक्त पदार्थ, ठीक है, उन सभी को अगर आप यहाँ पर जो है वो कंज्यूम करते हो तो आपको यहाँ पर जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत बनाने की बात की गई है। ओके, तो ये चीज़ें आपको दी गई थी, इनको आपको देखना है। फिर बात करते हैं आकाशीय बिजली का विज्ञान, और इसके अंदर हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना।
क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं देखिए लाइटनिंग, और लाइटनिंग के कारण जो होने वाली मौतें हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी अभी एक स्टडी ने यहाँ पर बताया ये सब चीज़ें कि काफ़ी ज़्यादा जो मौतें हैं वो लाइटनिंग की वजह से होने लगी हैं। ओके, तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो त्वरित बिजली, जिसको लाइटनिंग कहा जाता है, विद्युत आवेशों की गति के कारण यहाँ पर होती है। इनमें तापमान नहीं होता, ठीक है, ये गर्म नहीं होती, लेकिन जहाँ से गुजरती हैं उस माध्यम को गर्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें खुद की गर्मी तो नहीं होती, इनमें खुद गर्म नहीं होती, लेकिन जहाँ से ये गुजरती हैं, जो माध्यम यहाँ पर होता है, प्रतिरोधक माध्यम से जहाँ से गुजरती हैं उनको गर्म कर देती हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। अगर आप दुनिया भर में देखें तो काफ़ी सारी मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, और बिहार में अकेले 401 मौतें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। ओके, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि मोस्ट ऑफ द बिजली जो आपका लाइटनिंग है, इसको गिरने का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा ऊंचे इलाकों, पहाड़ी चोटियों और पेड़ों जैसी जगहों पर होता है, जहाँ पर पानी की अधिकता ज़्यादा होती है। ओके, तो ये बात भी आपकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर तड़ित चालक निकल के आया। तड़ित चालक एक यंत्र होता है जो कि घर के ऊपर यहाँ पर लगाया जाता है, और घर के ऊपर लगा करके जो भी बिजली आपके अगर घर पे गिरने वाली होती है तो वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और वो जो आवेश है, जो आवेश यहाँ पर इकट्ठा हुआ, वो आवेश आपका इस पाइप, यानी कि एक लोहे का जो है वो यहाँ पर पाइप लगा होता है, उस पाइप के ज़रिए पृथ्वी में भेज दी जाती है, धरती में भेज दी जाती है, जिससे आपका जो बिल्डिंग है या घर है वो सुरक्षित रहता है। तो इसको कहते हैं कि लाइटनिंग, जो आपकी बिजली अगर आपके घर के ऊपर गिरती है तो उससे आपका घर यहाँ पर जो है वो बच सकता है। क्लाइमेट, हाँ, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स यहाँ पर आप इनको यहाँ पर कह सकते हो, या फिर लाइटनिंग रेजिस्टेंस बिल्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हो। ऐसे ही सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात आजकल यहाँ पर चल रही है कि क्लाइमेट से कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए बिल्डिंग्स को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है तो उससे इकोनॉमी पर असर पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये जो तड़ित चालक यहाँ पर बनाया गया, इसको फ्रैंकलिन छड़ भी यहाँ पर कहा जाने लगा। और अगर आप देखें तो काफ़ी सारा जो आवेश है वो आपका इस तरीके से पृथ्वी में समा दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है, और इसका नाम है आकाशीय बिजली का जलवायु परिवर्तन से क्या नाता है। ओके, तो इस पर कई सारी रिसर्च हुई, और रिसर्च होने के बाद हमें यहाँ पर ये पता लगा कि धरती के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण ब्राज़ील देश में इस बात को संदर्भों के साथ सविस्तार प्रस्तुत किया गया कि जलवायु परिवर्तन होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो लाइटनिंग की जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने के साथ साथ तड़ित के जो आघात हैं वो 12% बढ़ जाते हैं, 12% से ये आघात यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, तो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह भी बताया कि आने वाली सदी के अंत तक ये जो आघात हैं ये 15 से 50% के बीच में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा जोखिम, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद इस सब्जी और औषधीय के बारे में दिया गया था, ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद कुछ कहानियाँ, और ये भी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना सिवाय इस पॉइंट के। सब्जी पौधशाला के अंदर सिर्फ इस पॉइंट को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सब्जी वर्ष के रूप में घोषित किया है। ओके, बाकी कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर केमिकल्स होते हैं, किन का यूज़ हम यहाँ पर किस केमिकल्स के अंदर कर सकते हैं, कहाँ पर मिलेगा, वगैरह वगैरह, नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये एक पुस्तक का यहाँ पर भी बताया गया है, स्पेस युग की एक विरह गाथा के बारे में बताया गया है, ये नहीं पढ़ना, ये कहानियाँ हैं, ये सब नहीं पढ़नी होती। उसके बाद पृथ्वी के लिए क्विज यहाँ पर दी गई है, पृथ्वी क्या है, और ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर भी नीचे दिया है, ये भी सब क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तो इनका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये रहा, और इनका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। ओके, तो इन सबको पढ़ो। फिर कुछ नई तकनीक से सामने आई हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल डीप एग्जामिनेशन स्कैनर, कोविड-19 कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए तकनीक बनाई गई है, नॉट इम्पॉर्टेंट। मल्टी स्पेक्ट्रम फोटो अकोस्टिक इमेजिंग द्वारा होगा थायराइड कैंसर का निदान, तो थायराइड कैंसर के निदान के लिए ये सब तैयार किया गया है। आपसे कोई भी तकनीक नहीं पूछी जाएगी, आपसे थायराइड कैंसर के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो वो यहाँ नहीं दिया गया। ओके, तो ये चीज़ें, कैंसर रोगियों की गर्दन गतिशीलता के लिए ये इक्विपमेंट यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसको रोबोटिक ब्रेस कहेंगे। ठीक है, तो ये तो इक्विपमेंट्स यहाँ पर चलते रहेंगे, बनते रहेंगे। ऑलराइट,
तो ये चीज़ें आप सभी को यहाँ पर ध्यान है। फिर लास्ट आर्टिकल यहाँ पर आपका आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, और इनकी जो बायोग्राफी है वो यहाँ पर जो है वो दी गई है। ठीक है, तो इस बायोग्राफी को 3 या 4 पेज की है। इस मैगज़ीन की PDF आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा ये कुछ नहीं है कि इन्होंने कहाँ से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध की, ये कॉमन चीज़ें हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी हों, लेकिन नहीं पढ़ी तो आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सब आप यहाँ से करिएगा। बस इतना यहाँ पर मैगज़ीन ख़त्म होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।